लास्ट क्लास में मैंने सिर्फ प्राइमरी और सेकेंडरी जो सेक्स ऑर्गन है वो डेफिनेशन में कौन कौन से आते हैं वो बताया था। अच्छा, ब्रेस्ट को अपन ने ना प्राइमरी में रखा ना सेकेंडरी में रखा, बोलो क्यों? क्योंकि वो किसी डेफिनेशन में आ ही नहीं रहे। प्राइमरी तब मानते हैं जब या तो गेमिट बने या साथ साथ सेक्स हार्मोन बने, तो ब्रेस्ट में ना तो कोई गेमिट बन रहा है ना सेक्स हार्मोन बन रहा है। सेकेंडरी वो होते हैं जो गेमिट को पैसेज देते हैं या फर्टिलाइजेशन में जिनका रोल होता है, तो ब्रेस्ट का कोई रोल नहीं होता। तो आप कहोगे सर फिर ब्रेस्ट को हम कौन सी कैटेगरी मानेंगे? देखो, ब्रेस्ट आर नॉट सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन ऑफ फीमेल, ब्रेस्ट आर द सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर ऑफ फीमेल। कैरेक्टर होते हैं सेकेंडरी सेक्सुअल, और इनका एक ही काम होता है, फीडिंग कराना। क्या कराना? बच्चे को फीडिंग कराना। अरे बोलो। तो ये मैमल्स का प्राइम कैरेक्टर होता है, ठीक है ना, बच्चे को फीडिंग कराना। तो लास्ट क्लास में अपन ने केवल वो पढ़ा था, अब हम लोग पढ़ेंगे डेवलपमेंट। क्या पढ़ेंगे? डेवलपमेंट। बातचीत नहीं, पीछे वालों, है ना, इधर देखो। तो आगे पढ़ेंगे ना, वो अलग से, वो दोनों मिक्स आएंगे उसमें। देखो, अब हम लोग पढ़ रहे हैं डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन्स। देखो, दो तरह के होते हैं। एक होते हैं प्राइमरी। कौन से होते हैं? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन फॉर मेल, फॉर फीमेल। मेल के लिए हो जाएंगे भाइयों टेस्टिस, कौन हो जाएंगे? फीमेल के लिए हो जाएंगे ओवरीज, कौन हो जाएगी? ओवरीज हो जाएगी। बात करें मेल में टेस्टिस हो या फीमेल की ओवरीज हो, सुनो। अब सब लोग इधर देखो, गेट लगा दो, एसी चल रहा अपना, खराब हो जाएगा। सरकारी तो ही नहीं, सरकारी है। अच्छा, सरकारी होता है तो भी अपना ही होता है, कि जितना ज्यादा तुम उसको लॉस करोगे महंगाई अपना बढ़ जाएगी। सरकार कौन सी अपनी जेब से देगा? कोई भी सीएम पीएम जेब से थोड़ा ना देता है। महंगाई आप पर डाल देगा। अब आप रेल की पटरियां उखाड़ो, चाहे कुछ भी करो, अरे बोलो, ले देखिए वो इनडायरेक्टली लोड आप ही पे पड़ना है। सरकार क्या क्या जा रहा है? ज्यादा ज्यादा सरकार चुनाव हार जाएगी, मतलब कोई पार्टी दूसरी पार्टी आ जाएगी, तो कौन सा अपना जेब से देगी? तो प्राइवेट हो कि सरकारी, लोड ले देके आम जनता पे पड़ता है, और हम सब आम जनता हैं। मैंगो मैन। हाँ, आम आदमी। मैंगो मैन, हम भी आम आदमी भाई, सब आम आदमी है, कोई वीवीआईपी थोड़ी हम लोग। चलो इधर देखो। हाँ, अब इधर देखो, बातचीत नहीं। देखो क्या होता है कि डेवलपमेंट कैसे होता है समझना। पहले मुझे बता, आप में से कुछ को कुछ भी नहीं आता और कुछ को थोड़ा थोड़ा आता है, और बहुत बच्चे ऐसे हैं जिनको मेरे से भी ज्यादा आता है। तो जिनको मेरे से ज्यादा आता है वो बातचीत कर सकते हैं ना, और जिनको कुछ नहीं आता वो चुपचाप बैठे रहे, और जिनको थोड़ा बहुत आता है वो भी चुपचाप ही बैठे रहे, ठीक है। देखो, डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन, आई मीन प्राइमरी टेस्टिस मेल में और ओवरीज फीमेल में, दोनों का एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में ही डेवलपमेंट हो जाता है। व्हेन जब बच्चा एम्ब्रियो है, चाहे मेल है चाहे फीमेल है, लोअर एब्डोमिनल केविटी, ये हमारा एब्डोमन। ऐसा तो टोटल केविटी डायफ्राम ने 2% डिवाइड किया, थोरेसिक और एब्डोमन। एब्डोमन में भी लोअर एब्डोमन, कौन सी केविटी? लोअर एब्डोमन बात करें, तो लोअर एब्डोमन केविटी में बात करें, हमारे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, दोनों के अंदर रेस्पेक्टिवली टेस्टिस और बात करें जो है ओवरीज डेवलप होती है। अब ओवरीज तो क्या होती है भाइयों? थ्रू आउट द लाइफ वो लोअर एब्डोमिनल केविटी में बनी, और थ्रू आउट द लाइफ वहीं प्रेजेंट रहेगी, उनकी पोजीशन में कोई चेंज नहीं आता। और किसी फीमेल में जितने अंडे बनने होते हैं वो तभी बन जाते हैं व्हेन हर सेल पास एम्ब्रियो। और बोलो भाई, हम सब लोग दो गेमेट से बने, एक फादर का गेमेट एक मदर का गेमेट। फादर का गेमेट चूंकि मेल में स्पर्मेटोजेनेसिस प्यूबर्टी एज पर एक बार शुरू हुआ, टिल नेचुरल डेथ इट विल बी कंटिन्यू। अरे बोलो, अब मेल चाहे 17 साल का है चाहे 117 साल का है, डेली स्पर्म बनाएगा, ठीक है, क्योंकि मेल में स्पर्मेटोजेनेसिस कभी स्टॉप नहीं होता। फीमेल में क्या होता है कि जितने अंडे उसमें जिंदगी भर रिलीज होने हैं वो तभी बन चुके थे व्हेन हर सेल वाज एम्ब्रियो, और एम्ब्रियोनिक कंडीशन का भी मात्र 6 मंथ। कौन सा मंथ? यानी एक बेबी फीमेल इतनी सी होती है अपने माँ के यूट्रस में, तब उसमें जिंदगी भर रिलीज करने वाले अंडे बन चुके हैं जब वो खुद एक एम्ब्रियो है। अब हम सब लोग दो गेमेट से बने, एक माँ के और एक फादर के। तो हम सब 50% माँ से, 50% पापा से बने, और पापा का गेमेट हमेशा फ्रेश होगा क्योंकि मेल, और फीमेल का गेमेट हमेशा बात करें पुराना। तो हम लोग 50% अपनी नानी के यूट्रस में ही तैयार हो गए थे। हाँ या ना? उसको तो नया नया सा लग रहा होगा, बोले ये किस हो गया। चलो भाई, हम फादर का गेमेट स्पर्म, मदर का गेमेट ओवम। अरे कल ही पढ़ा है अभी तो, तुम लोग क्या करते हो, तो कल ही पढ़ा है। मदर का गेमेट ओवम, ओवम में हो गया मदर में, वो ओवम कब बना था, रिलीज हुआ वो प्यूबर्टी एज के बाद। प्यूबर्टी एज के बाद फिर फादर का स्पर्म आया, एम्पुलर स्टमक जंक्शन पर हमारा फर्टिलाइजेशन हुआ, फिर 6-7 दिन बाद इम्प्लांटेशन हो गया। फिर आप और हम जैसे, आप जैसे सुपर स्मार्ट बच्चे पैदा हुए। अरे बोलो, ठीक है। माँ में वो गेमेट कब बना था? व्हेन हर सेल वाज एम्ब्रियो, और वो एम्ब्रियो कहाँ रही होगी? नानी के यूट्रस में, यानी उनकी मदर के यूट्रस में। तो वो जब अपनी माँ के यूट्रस में थी मात्र 6 महीने की, इतना सा बच्चा होता 6 महीने का, अरे बोलो, तो उनकी चिन्नी चिन्नी सी ओवरीज में लाखों ऊगोनियां बन चुकी है। फिर वो पैदा होती है लड़की, फिर बड़ी हुई, प्यूबर्टी आई,
फिर बड़ी हुई, शादी हुई, फिर आपके फादर से शादी हुई, बात करें, वो आपकी मदर बनी, तो उनमें वो अंडा कब रिलीज हुआ? ठीक है, जब बात करें फादर का स्पर्म आया उस महीने में, लेकिन बना कब? व्हेन हर सेल वाज एम्ब्रियो, और वो कब थी? नानी के यूट्रस में। कहाँ थी? अरे थी ना दोस्तों। सरप्राइज क्या हो रहा है? देखो एवोल्यूशन कितनी बेहतरीन चीज है ना, बात करें कि हमारा 50% जो जीनोटाइप है वो माँ के एम्ब्रियो, माँ की ओवरी में बन गया था, और माँ खुद जब खुद एक एम्ब्रियो थी, यानी हमारा 50% रिलेशन सीधा सीधा नानी के यूट्रस से होता, दादी के यूट्रस से नहीं होता रे बाबा। क्योंकि दादी के यूट्रस से पापा पैदा हुए, और पापा में स्पर्मेटोजेनेसिस प्यूबर्टी एज के बाद पर डे बनते हैं। अरे बोलो। जबकि मदर के अंदर या फीमेल के अंदर अंडे सारे के सारे तभी बन जाते हैं व्हेन हर सेल वाज एम्ब्रियो। तो सीधा सीधा हम लोग 50% नानी के यूट्रस में तैयार हो गए थे। अरे बोलो। हाँ जी। कुछ को समझ में आ रहा है क्या? नहीं आ रहा? नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया। कोई बात नहीं, भी समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं, आगे पूरा का पूरा चैप्टर बचा अपने पास, वो जेनेसिस पढ़ेंगे, वहाँ बहुत डिटेल से पढ़ेंगे, टेंशन मतलब मैं आपको एक एक लाइन याद करा दूंगा, मेरी टेंशन बस सुनते जाओ। अब मेल हो चाहे फीमेल हो, दोनों के अंदर जो ओवरीज होती है, और बात करें टेस्टिस होती है, दोनों एब्डोमेन केविटी, लोअर एब्डोमेन केविटी में बना। फीमेल के अंदर तो ओवरीज थ्रू आउट द लाइफ विद इन एब्डोमेन केविटी जहां बनी थी वहीं रहेंगे, लोअर और एब्डोमेन केविटी। लेकिन मेल में क्या हुआ कि एब्डोमेन केविटी में तो टेस्टिस बने, लेकिन बात करें जो है 8वें महीने, इंट्रा यूटेराइन लाइफ यानी एम्ब्रियोनिक कंडीशन के 8वें महीने में ही वो बात करें टेस्टिस वहां से निकले, और फाइनली मेल की बॉडी के बाहर स्क्रोटम सैक, एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसको आप लोग स्क्रोटम सैक बोलते हैं, वहां पर आकर बात करें वो सिचुएटेड हो गए। और उसके बाद फिर मेल पैदा हुआ, 1 महीने बाद, क्योंकि 8वें महीने में आए तो 9वें महीने मेल पैदा हुआ, फिर बस जिंदगी भर स्क्रोटम में ही रहेंगे, थ्रू आउट द लाइफ स्क्रोटम में रहेंगे। पहला क्वेश्चन, मेल में ऐसा क्यों हुआ? बाहर क्यों आ गए? हाँ, अंदर टेम्परेचर ज्यादा है कि कम है? ज्यादा है। तो हम तो ट्रू वार्म ब्लडेड एनिमल है ना, मतलब ऐसा क्यों हुआ कि मेल की बॉडी से बाहर आ गए? अच्छा, स्पर्म प्रोडक्शन के लिए लो टेम्परेचर रिक्वायर्ड है। अच्छा, क्यों रिक्वायर्ड है? हम मारो तुक्का। इतना तो तुमको याद है कि एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि 2 to 2.5 डिग्री लेस टेम्परेचर रिक्वायर्ड है, बट क्यों रिक्वायर्ड है? हाँ, अच्छे क्वालिटी के स्पर्म नहीं बनते हैं ऐसा? नहीं, सीधी सी बात है, हो सकता है ऐसा भी हो, या स्पर्म प्रोडक्शन की रेट घट जाए, या कुछ और हो जाए कि स्पर्म की साइज, शेप, मोटिलिटी पे कोई इफेक्ट आ जाए। बोलो ऐसा क्यों होता है कि मेल अपना जो स्पर्मेटोजेनेसिस है टेस्टिस में, और टेस्टिस को उसने बॉडी से बाहर क्यों निकाल दिया भाइयों? एग्जैक्ट कारण बताओ, ऐसे तुक्के मारने से कुछ नहीं होता। हम्म। अब तो ऐसी भी चल गया, आज से तो गर्मी एकदम से बाहर पड़ गई। अभी थोड़ा सा 2-4 दिन है ना, इसका ध्यान रखना, एकदम से वायरस एक्टिवेट होंगे अभी। कौन बोला इधर से? एक तो मास में पहचान में भी नहीं आते, कौन बोला? हाँ, खड़ा हो जाया करो, मास्टर को थोड़ी इज्जत दे दिया करो। हाँ। अच्छा, टेम्परेचर डिपेंडेंट है। ऐसा ऐसा क्या मतलब? पूरी बॉडी में देख लो, मतलब हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, पूरा ब्रेन देख लो, इंटेस्टाइन देख लो, लीवर देख लो, पेनक्रियास देख लो, सारे बड़े बड़े ऑर्गन विद इन बॉडी कैविटी, विद इन बॉडी काम कर जाते हैं। टेस्टिस में ऐसा क्या है कि नहीं साहब हम तो कूल है। और बाकी के ऑर्गन बात करें, जाओ तुम चिलचिलाते तापमान में रहो 37 में, हम तो बाहर जाएंगे भैया। ऐसा क्यों? और कोई कारण नहीं? और पीछे वालों, याद करो टेस्टिस तो काफी लेट बने थे, कुछ करोड़ साल पुरानी बात है। आप तो बिग बैंग से पुराने हो। बोलो। देखो मैं बताता हूँ क्या होता है। जैसे कोई फीमेल है, अरे देखो पढ़ रहे ना, मतलब इतना सॉलिड पढ़ेंगे ना कि आप भी टीचर बन सकते हो। या खैर हमें वो नहीं पढ़ना, अपने को ले दे के ना नीट निकालना है, नीट निकालना है, और एक बार नीट निकाल लिया लाइफ सेट है, बात कर। तो रटो मत, मैं कहीं नहीं रटवाऊंगा, मैं फिर बोल रहा हूँ भाई, मेरा नाम ही AR है, हर असर्शन का रीजन है। तो ये देखो कितना स्मार्ट सा कटप्पा बैठा हुआ है, छोटा सा फोटोसिंथेसिस करता हुआ कटप्पा। लगा ले लगा ले। ये चलो कोई नहीं, ये जब से वो बाहुबली पिक्चर आई, जो भी गंजा लड़का दिखता है मैं उसको कटप्पा बोल देता हूँ, है ना, बुरा मत मानना। कई बच्चों को लगता है कि सर बाल कटाने से क्या होता है कि टेंशन आदि तो खत्म हो जाती है, फिर ये टेंशन नहीं कि कौन देख रहा कोई नहीं देख रहा, सीरम तेल क्या लगाना, बोले हटाओ, शैम्पू साबुन सबका खर्चा बचता है, और आदमी का ध्यान पढ़ाई पे जाता है, मतलब डिस्ट्रेक्शन खत्म हो जाता है ना। कई बच्चे कराते हैं, बात करें, कोई बात नहीं, करा लो। और गर्मी आगे करा लेना चाहिए ना, ताकि तुम्हारा नीट, अच्छा नीट तक बाल भी आ जाएंगे, 3 महीने बाद जाते हैं ठीक ठाक बाल, ठीक है। अब इधर देखो क्या होता है, जैसे कोई फीमेल है, 10 साल उसकी प्यूबर्टी है, प्यूबर्टी तो समझते हो ना, जब गेमेटोजेनेसिस शुरू होता है, और 50 साल सपोज उसका मीनोपोज है, तो 50 - 10 40 साल, 40 साल तक उसकी रिप्रोडक्टिव एज रही। अब वो 1 महीने में एक अंडा रिलीज करती है नॉर्मली, तो 1 साल के 12, तो 40 × 12 करो, बात करें कितना हो गया? 480। कितना हो गया? ये लो भाई, नॉर्मल हेल्दी फीमेल इन देयर एंटायर लाइफ शी कैन प्रोड्यूस अबाउट 480 एक्स। कितने एक्स? जोर से बोलो। 480 अंडे बात करें एक फीमेल बना सकती है। अब बात करते हैं मेल की। एक मेल है, प्यूबर्टी एज उसकी आई नॉर्मली 15 16 17 में आ गई, ठीक है। 16 17 में उसकी प्यूबर्टी आई, और एक बार उसने स्पर्मेटोजेनेसिस शुरू किया। अब वो मेल चाहे 80 साल का होके मरे कि 180 साल का होके मरे, उसमें स्पर्मेटोजेनेसिस डेली होगा। हेल्दी मेल पर डे कितने स्पर्म बनाता है?
अ हेल्दी मेल प्रोड्यूस हाउ मच ऑफ स्पर्म पर डे? 200 से 300 मिलियन दुष्टों पर इजेकुलेशन होता है। कुछ भी मतलब एनसीईआरटी का कोई भी डाटा कहीं भी सेट कर देते हो तुम लोग, सर एनसीईआरटी रट रखी है। पर डे कितने बनाता है? ये प्रीवियस आईपीएमटी का क्वेश्चन है, आपको कुछ बुक्स में मिल जाएगा। इतने बनाता है, देखो, पर डे हेल्दी मेल प्रोड्यूस दिस मच ऑफ स्पर्म पर डे। पर डे मात्र 10 की पावर 12 से 10 की पावर 13 पर डे। ये जेकब सिंड्रोम कौन है? इधर देखो, जेकब में क्लाइने फेंटर बढ़ा दूंगा। इधर देखो, बात करें, सुनो। अ हेल्दी मेल प्रोड्यूस दिस मच ऑफ स्पर्म पर डे, तो सोचो एक फीमेल है, उसको एक महीने में केवल एक ओजेनेसिस पूरा करना है, एक अंडे का, यानी सिर्फ एक माइटोसिस और एक मियोसिस। अरे बोलो, वो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर अलाउ करेगा? लेकिन नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, आप खुद बताओ, डेली दी 10 की पावर 12 से 13 स्पर्म पर डे बनेंगे, तो भाई आपको ट्रिलियंस में मियोसिस माइटोसिस करने पड़ेंगे, बोलो। और इतना सारा रैपिड डिवीजन आपका नॉर्मल टेम्परेचर अलाउ नहीं करेगा। तो उन्होंने कहा भैया बाहर जाओ, और ये बाहर आ गए, बोले ठीक है भैया हम घर छोड़ के बाहर जा रहे हैं, एक्स्ट्रा पाउच बना दो, हम बाहर रहेंगे। अरे बोलो, तो नरिशमेंट वगैरह सब कुछ मिलता रहेगा, लेकिन बाहर टेम्परेचर इनका मेंटेन हो जाएगा। अच्छा, टेम्परेचर फिर से हाइपोथैलेमस ही कंट्रोल करता है, लेकिन वो 2 से 2.5 डिग्री कम मेंटेन करेगा। अरे बोलो, तो इतना मियोसिस माइटोसिस इसको पर डे करना होता है, और आपका नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर इतना अलाउ नहीं करेगा। ये फाइनल आंसर होता है। अरे बोलो, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ इस चीज को जो मैंने बोला है कि मेल में टेस्टिस और फीमेल के ओवरीज, मैं पहले तो लिख देता हूँ। अच्छा, दोनों का ओरिजिन होता है मीजोडम से। किससे होता है? मीजोडम कितने टाइप की होती है? मीजोडम एक ही होती है? दो होती है दोस्तों। कौन कौन सी? मीजोडम 2 तरह की होती है। कौन बोला? एक्टो और एंडो। दुष्ट आदमी। इतना दिमाग लाते कहां से हो? कितने तेजस्वी लोग हैं, कितनी शानदार विचारधारा रखते हैं, हैं? कौन है लोग, कहां से आते हैं? मीजोडम कितने तरह की होती है? 2 तरह की, एक्टोडम एंडोडम। इस साल का नोबेल प्राइज दो इसको। 2 तरह की होती है, इंट्रा एम्ब्रियोनिक मिजोडम, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मिजोडम। भाई इतना तो याद होगा यार, अचीवर में हम लोग हैं ना, अभी एक्स नाम है अपना, 10th अचीवर बात करें। 2 तरह की मिजोडम होती है, या अपन एम्ब्रियोलॉजी वाला पार्ट पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे। इंट्रा एम्ब्रियोनिक जो हमारे अंदर है एम्ब्रियोनिक कंडीशन में, और एम्ब्रियोनिक कंडीशन में जो हमसे बाहर होती है, याद करो जिससे पीजीसीज बनती है। तो 2 तरह की मिजोडम होती है, इंट्रा एम्ब्रियोनिक मिजोडम और एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मिजोडम। अभी हमारी बॉडी में इंट्रा, ये एक्स्ट्रा का बस थोड़ा सा पार्ट है, वो आगे पढ़ेंगे हम लोग कौन सा होता है। तो इंट्रा एम्ब्रियोनिक मिजोडम जो होता है, यानी जिसको हम नॉर्मल मिजोडम ही बोलते हैं, ठीक है। तो ये मेल में टेस्टिस और फीमेल में ओवरीज में लिख देता हूं, बात करें जो है, derived from embryonic mesoderm ड्यूरिंग इंट्रा यूटेराइन लाइफ। अच्छा, अभी तो मैं फुल फॉर्म लिख रहा हूँ आईयूएल का, पूरे चैप्टर में शॉर्ट फॉर्म से काम चला लेना। इंट्रा यूटेराइन लाइफ एंड सिचुएटेड इन एब्डोमिनल केविटी, सिचुएटेड इन एब्डोमिनल केविटी। लेकिन मेल में क्या चेंज आ जाएगा? इन मेल। और फीमेल में क्या चेंज आएगा? इन फीमेल। देखो मेल में क्या चेंज आएगा, मैं लिख देता हूं, टेस्टिस descends in scrotum after 8th month of intrauterine life। मैं कारण भी लिख देता हूं, 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस लेस टेम्परेचर रिक्वायर्ड। अच्छा, फीमेल में ऐसा कुछ नहीं होता। ओवरीज रिमेन्स इनसाइड एब्डोमिनल केविटी थ्रू आउट द लाइफ। ठीक है, चलिए, मुझे पता था ये आपको पहले से भी आता था। अब आ जाओ सेकेंडरी में, भाई थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, मुझे पता है आपको ये पहले से आता था, और मुझे ये भी पता है कि ये नहीं आता, तो ढंग से सुनना, ठीक है ना? अलर्ट होकर बैठा करो यार। हाँ, अलर्ट होकर बैठो, अभी तो क्लास चालू हुई, अभी तो आधा घंटा भी नहीं हुआ, बात है ना? बस बोलो, मर्दों की तरफ बैठा करो एकदम। ना अपन सुपर है ना क्लाइन है, अपन प्योर मेल है, एक्स वाई। न एक जीन कम है ना ज्यादा है, ना क्रोमोसोम कम है ना ज्यादा है ना, तो बस अपनी डिग्निटी को मेंटेन रखा करो। और मर्द बातें भी नहीं करते क्लास में, वो लड़कियों का करेक्टर होता है, वो एक्स क्रोमोसोम पर कुछ जीन होते हैं, नए फाइंड आउट हुए, टोकेटिव जीन, वो हमारे अंदर नहीं होते, ठीक है ना? हाँ, बात मत क्या, तो इधर वाले बच्चे तो बैठे रहते हैं, देखो ये हाइबरनेशन शो कर रहे हैं, एनर्जी कंजर्व करते हैं। इधर देखो,
सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन का डेवलपमेंट कैसे होता है, थोड़ा सा दिमाग लगाना, इसको पढ़ने में अपने को आधा पौन घंटा लग जाएगा, लेकिन याद हो जाएगा फॉरएवर के लिए। थोड़ा सीरियसली सुनना। देखो एक प्रिंसिपल होता है कि हम जब एम्ब्रियो थे, तो हम लोग जब एवोल्यूशन पढ़ेंगे तो वहां भी पढ़ेंगे कि एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट फॉर एवोल्यूशन बाय आल्सो प्रपोज्ड बाय मिस्टर कार्ल अर्न्स्ट वॉन बेयर, याद करो, अर्न्स्ट हैकेल वॉन बेयर। अब वॉन बेयर जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक प्रिंसिपल दिया, ऑन्टोजेनी रिकैपिटुलेट फाइलोजेनी, दिया ना। व्हाट डू यू मीन बाय ऑन्टोजेनी? अभी प्लांट डाइवर्सिटी में पढ़ा है आपने, झूठ मत बोलना। प्लांट डाइवर्सिटी में ऑन्टोजेनी फाइलोजेनी दोनों वर्ड आपने पढ़ लिए, और हम पहली बार नहीं पढ़ रहे मचीवर में, एंथ्यूज नहीं पढ़ा रहा मैं। हाँ, ऑन्टोजेनी का मतलब होता है किसी ऑर्गेनिज्म का एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। फॉर एग्जांपल, वी ऑल बिलोंग टू सेम स्पीशीज, होमो सेपियन सेपियन। तो हम सबका जो गेस्टेशन पीरियड है वो हमारी ऑन्टोजेनी है, और वो होता है 9 मंथ प्लस 7 डेज। मोटा मोटा हम लोग 9 मंथ मान लेते हैं, क्योंकि अब ऑन्टोजेनी हमारी घट रही है, क्योंकि हम जल्दी एडवांस हो रहे हैं। एवोल्यूशन में हमारी ऑन्टोजेनी घटती जा रही है, क्योंकि एडवांसमेंट जल्दी हो रहा है। ठीक है, ये बात याद रखना, गेस्टेशन अब घट रहा है, ज्यादातर बच्चे आजकल 8.5 महीने में पैदा हो जाते हैं। तो ऑन्टोजेनी मतलब किसी ऑर्गेनिज्म, वेदर इज एनिमल और प्लांट, उसका एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, तो उसको तो बोलते हैं ऑन्टोजेनी। क्या बोलते हैं? रिकैपिटुलेट का मतलब होता है रिपीट करना। क्या मतलब होता है? ऑन्टोजेनी में हम रिपीट करते हैं हमारी फाइलोजेनी। फाइलोजेनी तो बता दो क्या होता है, उसका कंप्लीट एवोल्यूशनरी हिस्ट्री। जैसा फॉर एग्जांपल, हम लोग टॉप के एनिमल है, हम लोग मैमल्स हैं। उधर बात करें वो एंजियोस्पर्म है, वो प्लांट डाइवर्सिटी के सबसे टॉप के एनिमल है, प्लांट है। तो हम जैसे मैमल हैं और उसमें भी ह्यूमन है, तो हमने हमारे 9 मंथ के गेस्टेशन पीरियड में, यानी ऑन्टोजेनी में, रिपीट किया है हमारी टोटल फाइलोजेनी को। और हम सबसे टॉप के एनिमल है, तो हमारी फाइलोजेनी भी सबसे ज्यादा लंबी होगी, पूरे 4 अरब साल पुरानी फाइलोजेनी। अरे बोलो, क्या एक मैमल अपनी एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में फिश, रेप्टाइल, एम्फीबियन के कैरेक्टर शो करेगा? यस। लेकिन क्या एक फिश अपनी ऑन्टोजेनी में बाकी के वर्टिब्रेट के कैरेक्टर शो करेगा? नो सर। तो कौन किसका एंसेस्टर है, ये आप अपनी एम्ब्रियोलॉजी से पता लगा सकते हो। खैर फॉसिल तो बताते ही है, वेस्टिजल ऑर्गन भी बताते हैं, एटाविज्म भी बताता है, रिवर्जन भी बताता है, लेकिन आप एम्ब्रियोलॉजी से भी पता लगा सकते हो कि आपके एंसेस्टर कौन है। तो मूलर ने जो प्रिंसिपल दिया था कि ऑन्टोजेनी रिकैपिटुलेट फाइलोजेनी, कोई भी ऑर्गेनिज्म अपनी एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में अपने एंसेस्टर कैरेक्टर्स को रिपीट करता है या शो करता है, एक ही बात होता है। वन बेड ने शो करता बोला था, मूलर ने उसको रिपीट करना बोला था, बात तो एक ही, लॉजिक एक ही निकलता है। आपको कि सर आप ये रिप्रोडक्शन में इवोल्यूशन क्यों पढ़ा रहे हो भाई, ये एम्ब्रियोलॉजिकली पढ़ रहे हैं हम लोग, ठीक है ना, अपना आप याद होगा। एक बात बताओ, जैसे हम सब लोग बात करें हमारे एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में हमारे सारे एंसेस्टर के कैरेक्टर को रिपीट करते हुए या शो करते हुए आए हैं, बिल्कुल पैदा हुए हैं, तो 9 मंथ में हमने पूरे 4 अरब साल के एवोल्यूशन को, हमारी टोटल फाइलोजेनी को रिपीट किया है या शो किया है। जैसे फॉर एग्जांपल, हम लोग कोर्डेट है, तो हमारे अंदर बीइंग अ कोर्डेट सबसे पहले डेवलप होना चाहिए था नोटोकोड। क्या डेवलप होना चाहिए था? तो क्या एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में नोटोकोड बना था क्या? तो अभी कहां गया फिर? डिजनरेट कर गया, उसकी जगह कौन आ गया? वर्टिबल कॉलम। सुनना, हम हमारे एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में हमेशा, भाई ये सुन लेना, पूरे चैप्टर में काम आएगा। तुम कैसे पढ़ते हो मुझे नहीं पता, मैं उसे पढ़ाऊंगा जैसे बेस्ट है। 2 तरह के ऑर्गन बनते हैं, एक ऑर्गन वो जो आपके बात करें एंसेस्टर का करेक्टर है, और एक ऑर्गन वो जो आपका खुद का करेक्टर। जैसे मैं बोलूं कि हमारे एम्ब्रियो डेवलपमेंट में हमारे अंदर क्या गिल्स बने थे? अरे गिल्स बने थे, लेकिन गिल्स हमारा एडवांस करेक्टर की लोअर करेक्टर, तो फर्दर वो ग्रो करेगा कि खत्म होगा? तो गिल्स बने थे केवल रिपीट करने के लिए, शो करने के लिए कि भाइयों आपके एंसेस्टर फिशेज है। अरे बोलो, लेकिन क्या कभी किसी फिश में लंग्स बनेंगे? नो सर, क्योंकि हम उसके एंसेस्टर थोड़ी, वो हमारी एंसेस्टर है। अरे बोलो, तो कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में 2 तरह के ऑर्गन को बात करें जो है बनाता है, एक उसका एंसेस्टर का करेक्टर और दूसरा खुद का करेक्टर। एंसेस्टर करेक्टर बनता है खत्म होने के लिए, केवल रिपीट करने के लिए, ये बताने के लिए हाँ भाई ये आपका एंसेस्टर था, और एडवांस करेक्टर बनेगा फर्दर ग्रो करने के लिए। तो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में हमारे पास पहले गिल सेट बने और खत्म हो गए, ये बताने के लिए कि भाई फिश आपके एंसेस्टर थी, और बाद में लंग बने और बनते गए, और आज हमारे पास वेल डेवलप्ड लंग्स है। अरे बोलो, तो उसी तरह बात करें एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में हमारे पास नोटोकोड था, नोटोकोड बना और खत्म हो गया, और उसकी जगह आ गया वर्टिबल कॉलम। लेकिन आज भी नोटोकोड का रेमिनेंट जो है वर्टिबल कॉलम में इंटरवर्टिबल डिस्क के सेंटर में प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस पल्पोसस। अरे बोलो, एम्स 2004 का क्वेश्चन। तो कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में अपने एंसेस्ट्रल कैरेक्टर्स को रिपीट करता है या शो करता है, तो वो हमेशा 2 तरह के कैरेक्टर डेवलप करेगा अपने एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में। एक वो जो उसके एंसेस्टर का करेक्टर है, यानी लोअर करेक्टर केवल डेवलप होगा और खत्म हो जाएगा, और एडवांस करेक्टर यदि आपका, तो वो ग्रो करता ही जाएगा और डेवलप होकर वेल डेवलप हो जाएगा। अरे बोलो, हाँ जी बिल्कुल, यही तो एवोल्यूशन होता है। अब याद करो, हम सबकी किडनी, अब आपको सर ये एक्सक्रीशन पर क्यों आगे, देखो ऐसे पढ़ेंगे है ना। हम सबकी किडनी बनती है नेफ्रोटोम प्लेट से, किससे बनती है? ये बात करें जो है नेफ्रोटोम प्लेट। नेफ्रोटोम प्लेट जो होती है ये भी मेसोडर्मल ओरिजिन की होती है, यानी हमारी किडनियों का ओरिजिन मेसोडर्मल होता है, सबको पता है, ठीक है। नेफ्रोटोम प्लेट जो है इसके 3 पार्ट होते हैं, एंटीरियर पार्ट, मिडिल पार्ट, पोस्टीरियर पार्ट। इसका जो एंटीरियर पार्ट होता है उसको बोलते हैं प्रोनेफ्रिक। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? इसका एंटीरियर पार्ट जो होता है उसको हम लोग बोलेंगे भाइयों प्रोनेफ्रिक। क्या बोलेंगे? मिडिल पार्ट को बोलेंगे मीजोनेफ्रिक। क्या बोलेंगे? और बात करें जो पोस्टीरियर पार्ट होता है उसको बोलेंगे मेटानेफ्रिक। क्या बोलेंगे?
तो प्रोनेफ्रिक, मेसोनेफ्रिक और मेटानेफ्रिक। सुनना, इन प्रोनेफ्रिक, मेसोनेफ्रिक, मेटानेफ्रिक यानी हम जब एम्ब्रियो थे, वेदर मेल और फीमेल, इट डजंट मैटर कि हम किडनी पढ़ रहे हैं, किडनी से मेल का और फीमेल का कोई लेना देना नहीं होता, ठीक है। यहां पर बात करें, एक प्लेट बनी जिसका नाम होता है नेफ्रोटोम प्लेट, ये मेल और फीमेल दोनों में बनेगी, लोअर एब्डोमिनल कैविटी में बनेगी। अब इस नेफ्रोटोम प्लेट के 3 पार्ट होते हैं, एंटीरियर पार्ट प्रोनेफ्रिक, मिडिल पार्ट मेसोनेफ्रिक, पोस्टीरियर पार्ट मेटानेफ्रिक। जल्दी से बोलो, इन तीनों में से प्रो, मीजो, मेटा, इनमें से बीइंग अ मैमल हमारा एडवांस कैरेक्टर कौन सा है? तो इन तीनों में से कौन सा पार्ट ग्रो करना चाहिए? अच्छा, जो जितना पुराना कैरेक्टर है वो उतना जल्दी ग्रो करेगा और उतना जल्दी खत्म भी होगा। तो प्रो और मीजो में से ज्यादा पुराना कैरेक्टर कौन सा है? प्रो, क्योंकि प्रो आपकी फिशेस की किडनी बनाता है। अरे बोलो। तो प्रोनेफ्रिक हमारे अंदर बना और बनकर खत्म हो गया, क्योंकि ये अपनी नेचुरल इवोल्यूशनरी टेंडेंसी शो कर रहा है कि प्रोनेफ्रिक बनेगा और बनकर खत्म हो जाएगा, क्योंकि हम लोग फिशेस नहीं है, हम लोग मैमल्स हैं। अरे बोलो। तो प्रोनेफ्रिक बना और बनते ही भाइयों, प्रोनेफ्रिक बना और बनते ही ये कर गया डीजनरेट। क्या कर गया? ये लो भाई, डीजनरेट कर गया। अच्छा, मेटानेफ्रिक क्या करेगा? मैं पहले ये बता देता हूं। मेटानेफ्रिक ग्रो करेगा 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 और ये बना देगा किडनीज। क्या बना देगा? आपकी और मेरी ये रही एग्जैक्ट पोजीशन किडनीज की, ये हमारी किडनी है, मेटानेफ्रिक किडनी है। कौन सी किडनी है? अरे पीसीडी डीसीटी लूप ऑफ हेनले सब कुछ पाया जाता है, मेटानेफ्रिक सुपर एडवांस किडनी। बोलो भाई, समझ में आ रहा है? देखो, मैं चैप्टर क्या पढ़ा रहा हूं, मुझे उससे मतलब नहीं, पूरी जूलॉजी चलेगी एक साथ, ठीक है ना? तो क्लास में मिस मत करना, तुम्हारा नुकसान होगा। मेटानेफ्रिक आपकी किडनी बनाता है, प्रोनेफ्रिक सर बहुत ही पुराना करेक्टर है। अच्छा, मीजोनेफ्रिक आपका एडवांस करेक्टर है कि लोअर करेक्टर है? ये किसकी किडनी बनाता है? एम्फीबियंस की। किसकी बनाता है? फ्रॉग, उस 2 कोडी के फ्रॉग की किडनी बनाता है मीजोनेफ्रिक पार्ट। लेकिन हमारे अंदर हमारा एडवांस करेक्टर की लोअर करेक्टर? अबे लोअर दुष्टों, मीजो कब से एडवांस हो गया तुम्हारा? फ्रॉग की करेक्टर को तुम क्या करोगे? फ्रॉग की किडनी बनाता है। तो ये क्या होता है? ये भी खत्म होगा, लेकिन खत्म होने से पहले ये डक्ट की फॉर्म में बनता है और बाद में डक्ट खत्म हो जाएगी। तो मीजोनेफ्रिक पार्ट से जो डक्ट बनती है, साइंटिस्ट ने उसी को नाम दे दिया मीजोनेफ्रिक डक्ट। क्या नाम दे दिया? मीजोनेफ्रिक डक्ट। या इसी का दूसरा नाम होता है भाइयों वोल्फियन डक्ट। क्या नाम होता है? क्या नाम होता है? तो मीजोनेफ्रिक डक्ट या बात करें वुल्फियन डक्ट, इसका नाम होता है। सुनना, एक बात बताओ। अच्छा, एक बात बताओ, आप आपकी एम्ब्रियोलॉजी में अपने एंसेस्टर कैरेक्टर्स को रिपीट करते हुए या शो करते हुए हो, तो कैरेक्टर्स को रिपीट करने का या शो करने का सीक्वेंस भी तो वही होगा ना, जो आपका टेक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन है या आपका इवोल्यूशनरी बात करें, फाइलोजेनिकल बात करें, सीक्वेंस है। मतलब कि आपने जैसे एक आर्थ्रोपोडा का कैरेक्टर भी रिपीट किया, आपने एक रेप्टाइल का कैरेक्टर रिपीट किया, आपने बात करें फिश का कैरेक्टर रिपीट किया, तो सबसे पहले इन तीनों में से सबसे पहले किसका कैरेक्टर रिपीट करोगे? आर्थ्रोपोडा, फिर फिश का, फिर एम्फीबियन का, हाँ जी, फिर रेप्टाइल का, फिर आप अपने बात करें क्लास पे आओगे, मतलब आप बात करें उस पे आओगे, अरे बोलो, वर्टिब्रेट हो, कॉर्डेट हो, फिर धीरे धीरे बात करें मैमल पर आओगे, अरे बोलो, फिर बात करें उस पे आओगे, बात करें कि सब प्राइमेट पे है, फिर उस पे एंथ्रोपोइडी पे आओगे, फिर बंदरों के ट्राएंगे लास्ट में, फिर धीरे धीरे आपके खुद के कैरेक्टर बनेंगे। अरे बोलो, यानी हम हमारी एम्ब्रियोलॉजी में पूरे इवोल्यूशन को रिपीट करते हुए आते हैं। इवोल्यूशन में बात साफ साफ लिखी हुई है। तो ये सबसे पुराना कैरेक्टर है, बना और बनते ही खत्म हो गया। ये मिडिल कैरेक्टर है, मतलब ये तो वैसे ये भी पुराना, लेकिन ये बनेगा और ये भी खत्म होगा, और ये मेटानेफ्रिक, और ये खत्म नहीं होगा, ये अपना एडवांस कैरेक्टर है, ये किडनी बनाएगा और ये ग्रो करेगा करेगा और 2 बेहतरीन किडनियां बना दी। अरे बोलो। तो एक बात बताओ, मेल हो चाहे फीमेल हो, क्या दोनों के अंदर बात करें, जो हम बात करें मीजोनेफ्रिक या वुल्फ इंडक्ट होगी? तो दोनों में नेचुरली इसकी टेंडेंसी क्या होनी चाहिए? फर्दर ग्रो करने की कि खत्म होने की? खत्म होने की। और मेडिकल में हम लोग खत्म होने को बोलते हैं रिग्रेशन। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? रिग्रेशन बोलते हैं। ये रिग्रेट होगा, ठीक है भाई, ये नेचुरल टेंडेंसी है, क्योंकि ये हमारा करेक्टर नहीं है, हमारा करेक्टर मेटानेफ्रिक है। अरे बोलो, ठीक है। अच्छा, ये सब मिजोडर्मल ओरिजिन के हैं, सबकी किडनी मिजोडर्मल ही होती है सारे वर्टिब्रेट की, ठीक है। दूसरी बात, मीजोनेफ्रिक डक्ट हमारा करेक्टर नहीं है, मतलब वुल्फियन डक्ट हमारा करेक्टर नहीं हो, तो एम्फीबियन का करेक्टर बात करें, यानी एम्फीबियन की किडनी बनती है, अपनी नहीं बनती भाई, अपनी तो मेटानेफ्रिक से बनती है। अब इसी बात करें, मीजोनेफ्रिक डक्ट के पास एक छोटी सी डक्ट और प्रेजेंट होती है, लेकिन वो हमारा करेक्टर है, बीइंग अ मैमल हमारा एडवांस करेक्टर है, और उसका नाम होता है मुलेरियन डक्ट। क्या नाम होता है? क्या नाम होता है? ये जो मुलेरियन डक्ट होता है, ये हमारा बीइंग अ मैमल हमारा सुपर एडवांस करेक्टर है, और ये बना है ऑर्गेनोजेनेसिस के लिए। किसके लिए बना है? ऑर्गेनोजेनेसिस के लिए, यानी हमारा खुद का करेक्टर है। तो सुनना, अच्छा, ओरिजिन में ये भी मेसोडर्मल होता है, दोनों मेसोडर्मल है, या एंडोक्टो का कोई रोल नहीं। मुलेरियन भी बात करें मेसोडर्मल है, आपकी मीजोनेफ्रिक भी मेसोडर्मल है। अब सुनना, मुलेरियन हमारा एडवांस करेक्टर है। अच्छा सुनना, मुलेरियन जो डक्ट होती है ना, वो मेसोनेफ्रिक के बिल्कुल पास होती है, लोअर एब्डोमेन में, जहां मुलेरियन बनी है, जहां मेसोनेफ्रिक बनी है, उसी के पास मुलेरियन बनती है। मुलेरियन हमारा करेक्टर है, मेसोनेफ्रिक वो हमारा करेक्टर नहीं है, वो तो फ्रोग का करेक्टर है। अरे बोलो, ठीक है। तो मुलेरियन मेसोनेफ्रिक के पास है। अच्छा, मेडिकल में हम लोग सराउंडिंग के लिए एक वर्ड यूज करते हैं, पैरा। क्या बोलते हैं? तो मुलेरियन का एक दूसरा नाम भी हो जाएगा पैरा मीजोनेफ्रिक। देखो, पैरा का मतलब होता है सराउंडिंग। क्या होता है? जैसे मैं बोलूँ, ये हमारी अम्बलिकस, अम्बलिकस के आसपास जो ब्लड लेके आती है, पैरा अम्बलिकल आर्टरी, जो इम्पर ब्लड लेके जा रही है, पैरा अम्बलिकल वेन। अरे बोलो। तो पैरा का मतलब होता है सराउंडिंग। क्या होता है? मेडिकल में पैरा का मतलब होता है सराउंडिंग, ये बात याद रखना, ठीक है। अब सुनना, मुलेरियन या पैरा मीजोनेफ्रिक डक्ट भी उसको बोलेंगे, तो जल्दी बोलो, इधर देखो फटाफट। वो छोटा सा बच्चा जो है, वो मेल है चाहे फीमेल है, दैट डजंट मैटर, उस दोनों में 2-2 डक्ट होगी। कितनी कितनी डक्ट होगी? कौन कौन सी? एक तो होगी मीजोनेफ्रिक या वुल्फियन, और एक होगी मुलेरियन। अरे बोलो, मुलेरियन वुल्फियन दोनों में होगी। चलो इधर देखो, टेंडेंसी समझाओ, यूं मानो ये मुलेरियन है, ये वुल्फियन डक्ट है,
हाथ ऊपर करो मतलब ग्रो करेगी, हाथ नीचे करो मतलब रिग्रेशन करेगा। आप नेचुरल टेंडेंसीज बताओ, आप लोग नेचुरल टेंडेंसीज बताओ इंडक्ट की, मेल फीमेल से कोई लेना देना नहीं है, आप नेचुरल टेंडेंसी बताओ, जल्दी बोलो। मुलेरियन फर्दर ग्रो करेगी, वुल्फियन फर्दर, मुलेरियन फर्दर, वुल्फियन फर्दर, क्योंकि मुलेरियन और वुल्फियन उस दो कोटि के फ्रॉक का करेक्टर है। अरे वो एम्फीबियन है, अपने से कहां मैच करेगा, देख कितना स्मार्ट, फोर चैम्बर हार्ट, हाइपोथैलेमस, चकाचक आदमी है। अरे बोलो, लेकिन थोड़े थोड़े करेक्टर बंदरों के हैं आज भी। अपेंडिक्स लेके बैठा हुआ है, कोकिक्स लेके बैठा हुआ है। अरे बोलो, थर्ड मोलर है, वेस्टिजियल ऑर्गन है, बहुत सारे। इधर देखो बात कर। चलिए पहले सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन मेल के पढ़ाऊं कि फीमेल के? दोस्तों चलो ऐसा करो, इसमें क्या यार जगह, चलो कोई नहीं, जगह बना लेंगे आप लोग। है मेल और ये मैंने लिखा इधर फीमेल। पहले तुमको लिखना तो है नहीं, आज जो लिख लो, इसे मैं नोट्स हो गया भी करा दूंगा, टेंशन ना लो। फीमेल, चलिए पहले फीमेल की बात करते हैं। तो बोलो भाइयों, पहले फीमेल को विद द नेचर चलेंगे, पहले फीमेल को लिया आपने, बोला फीमेल, लेडीज फर्स्ट, बिल्कुल लेडीज फर्स्ट। वुल्फियन या मेसोनेफ्रिक डक्ट ग्रो करेगा कि खत्म होगा? और मुलेरियन? तो चलो पहले फीमेल की बात करते हैं। इसके अंदर मुलेरियन डक्ट या उसी का दूसरा नाम होता है पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट। अच्छा, ये अलग पार्ट है। पैरामीजोनेफ्रिक ये ग्रो करेगा और उसके सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स का फॉर्मेशन करेगा भाइयों, जिसमें आते हैं, बात करें वेजाइना, यूट्रस और फेलोपियन ट्यूब। समझ में आ रहा है? नहीं आया? नहीं आया। अच्छा एक बात बताओ, जो मेसोनेफ्रिक डक्ट या वुल्फियन डक्ट है वो आपका लोअर करेक्टर है, तो अपने आप ही खत्म होगा? नहीं होगा, क्योंकि उसको ग्रो करने के आपके पास कोई जेनेटिक्स ही नहीं है। अरे बोलो, हाँ तो वो खत्म होगा। तो मैं लिख देता हूं, बात करें जो है, ड्यू टू रिग्रेशन ऑफ वोल्फियन या मीजोनेफ्रिक डक्ट। देखो वुल्फियन डक्ट या मीजोनेफ्रिक डक्ट जब खत्म होगी तो ऑब्वियसली बात है, जो भी बनेगा वो वेस्टिजल से भी घटिया बनेगा। अरे वेस्टिजल एटलीस्ट वो होता है जो कुछ तो होता है, वेस्टिजल वो होता है जो एटलीस्ट कुछ तो होता है, ये कुछ भी नहीं है। तो दो छोटे छोटे धागे लाइक स्ट्रक्चर बनेगी, जिनको हम लोग बोलते हैं एपोफोरॉन एंड पेराफोरॉन। एपोफोरॉन पेराफोरॉन, आप कहेंगे सर ये होते क्या है? तो देखो, दो छोटे छोटे बिल्कुल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है, जिनका कोई फंक्शन हो भी नहीं सकता, क्योंकि तो एम्फीबियन का करेक्टर है, बस आपके अंदर है क्योंकि वो आपके एंसेस्टर है, और बिल्कुल रिड्यूस, लीस्ट रिड्यूस फॉर्म में प्रेजेंट है। ये प्रेजेंट होता है, मैं बता दूं आपको, यूट्रस और फेलोपियन ट्यूब, और फेलोपियन ट्यूब और ओवरी के बीच में दो छोटे छोटे धागे लगे होते हैं, जिनका कोई फंक्शन नहीं होता। अरे बोलो, लोअर करेक्टर है, बस हमारी बॉडी में है, क्योंकि एवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट है। तो ठीक है, ये तो फीमेल की बात हुई। चलो भाइयों, फीमेल फीमेल बन गई, बीच में मैं ये लाइन बना देता हूँ ताकि गिच पिच ना हो जाए। बोर्ड क्या छोटा हो गया ना, आते हमारी बड़ी से बोर्ड पे लिखने की पड़ी हुई है बाल्यावस्था से। बाल्यावस्था मतलब आप लोगों की बाल्यावस्था, जैसे मैं 11 सालों के पढ़ाते पढ़ाते, जिसने मैं पहले बार पढ़ाया होगा 2011 में, आप लोग उस समय मेरे हिसाब से 11th या 12th में होंगे। तो अचीवर में थे ना, फर्स्ट ड्रॉप था ना, देख। चलो इधर देखो, बात करें, इधर देखो। आई थिंक पहले दूसरे में पढ़ते होंगे दोस्तों, कौन से में थे? 11th में कौन सी 2011 में? सेकंड में थे ना, निक्कर पहन के जाते थे। क्या हुआ? फैन ऑफ करें? काहे? ठंड लग रही है? भाई का हाइपोथैलेमस कम काम कर रहा है। वैसे कल से कोटा में तगड़ी गर्मी है, और इस साल राजस्थान में बहुत तगड़ी गर्मी पड़ेगी। और राजस्थान तो, हाँ, डिहाइड्रेशन का ध्यान रखना तुम लोग, है ना? छाता दिया ना तुम लोगों को, हाँ उसको लगा के आया करो। अब इधर देखो, चलो एक बात बताओ, फीमेल विद द नेचर गई है कि अगेंस्ट द नेचर गई है? खड़ा होता। बता, बिल्कुल सही बोला आपने, प्लीज एक्सप्लेन, मैं भूल गया अभी थोड़ी देर। हाँ, अगेंस्ट द नेचर गई ना, तो अगेंस्ट कैसे बोला फिर तुमने? तो मास्टर के मजे ले रहा है, और मास्टर ने ले ली तो फिर मजे बढ़ जा नीचे। तो आज तो क्या दूसरा ही दिन है, अभी मैं खुला नहीं हुआ ना। इधर देखो, बात करें, सुनो, जो फिर तू बिखर जाएगा। इधर देखो, देखो फीमेल एग्जैक्टली विद द नेचर गई है, उसको इवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट बिल्कुल फॉलो किया है, जैसा करना चाहिए बिल्कुल उसने वैसा ही किया है। मुलेरियन डक्ट हमारा करेक्टर था, ठीक है भाई, उसके सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन बन गए। वुल्फियन और मेसोनेफ्रिक वैसे में हमारा करेक्टर नहीं है, तो ऑटोमेटिकली खत्म हो गया, दैट्स व्हाई मैं लिख दिया। अब बात करते हैं मेल की, है ना? आप शांति से सुनना। मेल का नंबर है, मेल ने कहा ठीक है भाई, मेरे को मेल बनाओ एम्ब्रियोनिक कंडीशन में। तो मेल में भी मुलेरियन और वुल्फियन दोनों है। वुल्फियन आपका लोअर करेक्टर है, तो नेचुरल अपना आप खत्म हो जाएगा, और मुलेरियन आपका एडवांस करेक्टर है, तो ऑटोमेटिकली ग्रो करेगा और ऑर्गन बना देगा।
तो मेल ने अपनी दोनों डक्टों को कहा कि ठीक है भैया मुलेरियन आप तो मेरा करेक्टर हो, मैं मैमल हूं, तो ठीक है मेरे अंदर ग्रो करो। और वुल्फियन तू तो लोअर करेक्टर है, तू का इधर देख रही है, तू तो बात करे उस छोटे से फ्रॉग की किडनी बनाती है, तो मेरे अंदर तेरा क्या रोल है, तू नहीं मत। अरे बोलो। वुल्फियन ने कहा ठीक है मैं खत्म हो जाती हूँ। मुलेरियन ने कहा कि ठीक है मैं ग्रो करती हूँ। अब मुलेरियन ने मेल को कहा कि देख मैं ग्रो तो करूंगी, पर भाई एक बात सुन ले। बोले क्या? मैं ऑर्गेनोजेनेसिस तो करती हूँ, लेकिन मेरी कुछ मजबूरियां हैं कि मैं ऑर्गन तो बनाऊंगी, पर मैं ऑर्गन वही बनाऊंगी जो फीमेल में बनाए हैं, ये और ये। भाई तेरे को चाहिए क्या? मेल ने साफ साफ मना कर दिया। बोले भाई इससे बढ़िया हो तो बनाओ ही मत, इससे बढ़िया तो मुलेरियन ने कहा देख मैं ग्रो तो करूंगी, लेकिन मैं ऑर्गन है ना वही बनाऊंगी जो मैंने फीमेल में बनाया है। मेल ने साफ साफ मना कर दिया। बोले रहने दे, तू निकल, पहली फुर्सत में निकल। मेल ने साफ साफ मना कर दिया और तुरंत ही उसने बात करी, वो टेंशन में आ गया, तुरंत अपना फोन निकाला और अपने वाई क्रोमोसोम को फोन लगाया। हच कुछ 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 हच वाई क्रोमोसोम। बोले भाई आप हमारे सेक्स क्रोमोसोम है, कृपया तनिक ध्यान दीजिए। ई मुलेरियन डट का बोल रही है। वाई क्रोमोसोम ने कहा टेंशन ना लो, अभी हम जिंदा है। वाई क्रोमोसोम ने तुरंत ही बात करें, बोला कि वाई क्रोमोसोम वो आपका सेक्स क्रोमोसोम ने, तो वाई क्रोमोसोम अब देखो मेल विद द नेचर नहीं जा सकता, क्योंकि मेल यदि विद द नेचर गया तो वो पता नहीं क्या ही बन जाएगा। समझ गए तुम लोग? तो मेल क्रोमोसोम की जेनेटिक्स यहाँ काम करेगी, उसका वाई क्रोमोसोम की वजह से टीडीएफ, टीडीएस की वजह से टेस्टिस, टेस्टिस की वजह से सर्टोली सेल अपनी लाइफ का सबसे पहला हार्मोन बनाएगी जिसका नाम होता है एमएच। क्या नाम होता है? एंटी मुलेरियन हार्मोन। क्या नाम होता है? एंटी मुलेरियन हार्मोन। तो याद रखना सर्टोली सेल अपनी लाइफ का पहला हार्मोन बनाएगी और मेल क्या करेगा, कंडीशन को पूरा ही वाइस से वर्षा कर देगा। बोले मुलेरियन डक्ट तू होगा एडवांस करेक्टर, लेकिन खत्म कर, क्योंकि तू तो ये सिर्फ और सिर्फ ये और ये ऑर्गन बनाता है और मेरे को ये नहीं चाहिए। तो सुनना, मेल एग्जैक्टली अगेंस्ट द नेचर जाएगा और इवोल्यूशन में इसीलिए मेल बना। तो सुनना, मेल क्या करेगा, जो मुलेरियन नेचुरली ग्रो करनी चाहिए थी उसको तो खत्म करा देगा, और जो वुल्फियन खत्म होने की टेंडेंसी रख रही है उसको लेगा। बोले बहन अब तू खत्म मत हो, ऐसा कर तू ग्रो कर। और बात करें वुल्फियन ग्रो करेगी और मेल के सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन बनाएगा। भाई मेल एग्जैक्टली अगेंस्ट द नेचर गया है, यानी मेल एम्ब्रियोनिक कंडीशन से अगेंस्ट द नेचर होता है, इसीलिए वो मेल है। यदि वो भी विद द नेचर होता तो आपका एवोल्यूशन ही खत्म हो जाता। यानी सोचो, मेल के सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन उस टिश्यू से बने हैं जिस टिश्यू से उस नाले में दौड़ते हुए छोटे से फ्रो की छोटी सी किडनी बनी है। एवोल्यूशन कितनी बेहतरीन चीज है, बोलो है या नहीं? यानी क्या हुआ? अच्छा समझ में तो आ रहा है ना? चल क्या रहा है, समझ में तो आ रहा है ना? अभी मैं पूछता हूँ, पहले एक बार लिख देता हूँ, अभी किसी टावर से पूछता हूँ। टावर मतलब बच्चा रहे, राजस्थान में बच्चे को टावर बोलते हैं। अब सुनो, तो मेल में बात करें ग्रो करेगा कौन? मीजोनेफ्रिक डक्ट। मीजोनेफ्रिक डक्ट या इसी का दूसरा नाम होता है वुल्फियन डक्ट। क्या नाम होता है? ये ग्रो करेगा और मेल के सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन का फॉर्मेशन करेगा, एपिडिडाइमिस, वास डिफरेंस, सेमाइनल वेसाइकल्स। ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, बातचीत नहीं। ये जो है बात करें मेल में, कहा मुलेरियन डक्ट, जल्दी बोलो, ये खत्म होगी क्या? बिल्कुल खत्म होगी, क्योंकि मेल अगेंस्ट द नेचर चला गया और उसने, तो यहां पर क्या हुआ, मैं लिख देता हूं इसको अलग से। देखो मैं लिख देता हूं, पूरा ही लिख देता हूं। ड्यू टू वाई क्रोमोसोम, वाई क्रोमोसोम की वजह से बनेगा टीडीएफ। क्या बनेगा? चलो इसकी फुल फॉर्म तो बोल दो। हाँ, टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर। और टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर की वजह से बनेगी टेस्टिस। कौन बनेगी? टेस्टिस में बनेगी सर्टोली सेल। कौन बनेगी? सर्टोली सेल। सर्टोली सेल अपनी लाइफ का पहला हार्मोन बनाएगी जिसका नाम है एएमएच। क्या नाम है? फुल फॉर्म बोलो। एंटी मुलेरियन हार्मोन। समझ में आया? अब आगे एंटी मुलेरियन हार्मोन क्या काम करेगा मैं वो भी लिख देता हूं। ड्यू टू एंटी मुलेरियन हार्मोन, ये करवा देगा भाइयों रिग्रेशन। क्या करवा देगा? रिग्रेशन। मैं इधर लिख देता हूं, जगह नहीं मेरे पास, है ना। रिग्रेशन ऑफ मुलेरियन डक्ट, और एक छोटा सा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बनेगा जिसका कोई फंक्शन नहीं हो सकता, उसको हम लोग बोलते हैं प्रोस्टेटिक यूट्रिकल। क्या बोलेंगे? और मेल में प्रोस्टेटिक यूट्रिकल कहां होता है? मेल की जो प्रोस्टेट ग्लैंड है उसके सेंटर में छोटा सा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको बात करें हम लोग प्रोस्टेटिक यूट्रिकल बोलते हैं। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? चलो, ये तो आपको पहले से भी आता था, इसको दोबारा से ब्रीफ कर देता हूँ, फटाफट समझ लेना, फिर मैं किसी से पूछ लूंगा, ठीक है ना? अलर्ट होकर बैठो। एक तो सुनो, देखो, मेल हो चाहे फीमेल हो, दोनों के अंदर दोनों डक्ट बनेगी। अब एक डक्ट तो क्या एवोल्यूशन बनी रही थी, दो तो हमारा दूसरा हमारा एडवांस करेक्टर था, ठीक है। देखो नेचर कैसे सेलेक्ट करती है, नेचर फिनोटाइप को सेलेक्ट करती है। तो हुआ क्या कि प्रोनेफ्रिक बहुत ही पुराना करेक्टर बनते ही खत्म हो गया, मिजोनेफ्रिक भी पुराना करेक्टर नेचुरली खत्म होना चाहिए, और मेटानेफ्रिक हमारी किडनी बनाता है। लेकिन उसी ड्यूरेशन में क्या हुआ, हमारे अंदर मिजोनेफ्रिक डक्ट बनी और हमारा बात करें जेनेटल्स बन रहे थे, मतलब हमारे प्राइमरी सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन बन रहे थे। तो क्या हुआ, फीमेल में भी और मेल में भी दोनों के अंदर दोनों डक्ट है, मुलेरियन है, वुल्फिन है। नेचुरली टेंडेंसी बताओ, नेचुरली मुलेरियन की टेंडेंसी और वुल्फिन की एग्रेट होने की। तो जल्दी बोलो, पहले फीमेल की बात करते हैं, फीमेल विद द नेचर की अगेंस्ट द नेचर?
तो मुलेरियन, वुल्फियन, बस इतना याद रखना कि फीमेल विद द नेचर गई और मुलेरियन आपका एडवांस कैरेक्टर है तो उसका सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन मुलेरियन बनाता है और वुल्फियन खत्म हो गया। अब ये एपोफोरन पैराफोरन नाम आपको याद हो जाते हैं तो बढ़िया बात है, नहीं याद होता तो आग लगने दो, नीट पे इतना लेवल का नहीं आता। अरे बोलो, बात को समझ रहे हो तुम लोग? मैं पढ़ाऊंगा तुमको सब कुछ बातें भी बता दूंगा कि क्या नहीं पढ़ना है। याद हो जाता तो ठीक है, नहीं याद होता तो कोई बात नहीं, बस इतना सा याद रखना कि हाँ भाई वुल्फियन का रिग्रेशन होता है, दैट्स ऑल। ठीक है, अब आ जाओ मेल पे, बोलो मेल विद द नेचर जाएगा कि एंगजन जाएगा? तो उसने क्या किया, अपने वाई क्रोमोसोम को याद किया, वाई क्रोमोसोम टीडीएफ, टीडीएस से बात करें टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर, उससे बनेंगे टेस्टिस, टेस्टिस में सर्टोलिस है, सर्टोलिस सेल में एंटी मिले। अच्छा ये नाम कौन देते हैं? हम ही तो देते हैं। आप लोगों ने एक चीज ऑब्जर्व की होगी कि मोस्टली अपनी जो बायोलॉजी है या अभी तक 11th 12th में या 10th में भी, क्या 10th को ही हम लोग 11th 12th में डिटेल से पढ़ते हैं, जो साइंस साइंस वाला पार्ट था? अरे बोलो, कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में 10th और 11th में हमने मतलब हंड्रेड्स ऑफ साइंटिस्ट को पढ़ा होगा, चाहे फिर बेंथम हुकर हो या डार्विन हो या रदरफोर्ड हो या आइंस्टीन हो या न्यूटन हो या बोस हो या कोई भी हो, अरे बोलो कुलाम हो, किरचॉफ हो, चाहे कोई भी हो। मोस्टली साइंटिस्ट 18th सेंचुरी के बाद के हैं और ज्यादातर तो 19 के 20th सेंचुरी की शुरुआत के लोग हैं, क्योंकि उससे पहले हम लोग मोस्टली साइंस नहीं पढ़ते थे। हम लोग या तो हमारा रिलीजियस लिटरेचर पढ़ते थे, माइथोलॉजिकल लिटरेचर, अरे बोलो, और 3500 साल पहले हम वो भी नहीं पढ़ते थे क्योंकि सबसे पुराने लिटरेचर इंडिया में लिखे गए थे। अरे बोलो, ऋग्वेद वगैरह, अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद, उसी का पार्ट है आयुर्वेद। अरे बोलो, तो उससे पहले लिटरेचर भी नहीं था। 10,000 साल पहले हमने एग्रीकल्चर शुरू किया और उससे पहले लिटरली हम सब लोग आदिवासी थे। क्या थे? आदिवासी थे, बिल्कुल। हाथ मिलिया भला और दिन भर किया जिंगा लाला।